तो जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़े हो। एक छोटा सा जो है एक लाइव सेशन, छोटा सा नहीं बोलूंगा मैं, आशा करता हूँ कि 1-2 घंटे का कम से कम ये सेशन हो हमारा दीप जी के साथ। ऐसा हमने प्लान किया था। हमारी जो ऐप है, कृषि नेटवर्क की ऐप है, उसमें हमने एक 3-4 बार जो है इसका एक सर्वे भी कराया था। तो लोगों ने कहा था कि प्रदीप जी के साथ उन्हें एक लाइव सेशन करना है। बहुत सी उनकी क्वेरीज भी थी, जिसकी आज जानकारी प्रदीप जी हमको देंगे। तो सबसे पहले तो प्रदीप जी, मैं आपका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कि लोग अब प्यार से आपको डॉक्टर ग्रीन करके ज्यादा जानते हैं, प्रदीप जी। और हमारे जो संबंध है इस वजह से तो मैं इनको प्रदीप जी बोलता हूँ, पर जनरली अगर हम पब्लिक की बात करें, किसानों की बात करें, तो वो डॉक्टर ग्रीन कह के ज्यादा संबोधित करते हैं। प्रदीप जी, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2005 में कलकत्ता से मैं नागपुर और शिफ्ट हुआ। और एग्रीकल्चर में कुछ करने की इच्छा थी। हालांकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इसके पहले मैंने कभी एग्रीकल्चर किया भी नहीं था, न खेती की थी, न कोई एग्रीकल्चर का नॉलेज था। लेकिन एक पैशन था कि किसानों के लिए, या आप कहिए नॉन टॉक्सिक खेती, या उस समय के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कुछ करना है, इस बात की एक जील थी मन में। और उसी जील की वजह से नागपुर शिफ्ट हुआ। और 2005 में शुरुआत की। तो शुरुआत में कुछ ट्रेडिंग से शुरू किया, क्योंकि एग्रीकल्चर का एबीसीडी कुछ पता नहीं था। लेकिन काम करते गए और सीखते गए, और 2009 में फिर अपना खुद का प्रोडक्शन भी शुरू किया। और फिर धीरे 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 बायोलॉजिकल के ऊपर फोकस किया। माइकोराइजा यानी वैम है, उसके बाद मेजैटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, बाकी बहुत सारे जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पर काम शुरू किया। अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ उस पर काम किया। और धीरे 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 फिर यहाँ तक पहुँचे। और एक बात इस पूरी जर्नी में ये ध्यान में आई कि भाई आप कुछ भी कर लो, ऊपर ऊपर जो भी आप करते हो वो सब टेम्परेरी होता है। फाइनली जो मेन काम है वो सॉयल के नीचे करने का है। अगर वहाँ आपने सही काम कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे आप जीत जाएंगे। लेकिन नीचे अगर काम नहीं हुआ है तो ऊपर जो भी आप तैयार करके, जो भी क्रिएट करके रखें, वो जैसे तेज बारिश में सब कुछ मेकअप धुल जाता है, वैसा है वो। जी। जैसे जैसे अगर आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखा, अपने को डिटॉक्स रखा, आपका क्या कहते हैं डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, तो उन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर नज़र आएगा। कोई मायने नहीं रखता कि आपकी चमड़ी गोरी है या काली है या सांवली है। एक तेज आपके, एक ऑरा आपके चेहरे पे तभी दिखेगी जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। मेकअप करके आप कितना भी सुंदर बनने की कोशिश करिए, थोड़ा पसीना आया, थोड़ी तेज हवा चली, या थोड़ी बारिश हुई, कि सब कुछ धुल जाएगा और असलियत असलियत सामने आ जाएगी। तो फिर ठीक। हमने सोयल के ऊपर, सोयल पे काम करना शुरू किया और सोयल को ठीक किया। और सोयल को जैसे ही मजबूत किया हमने, कुछ मैनेजमेंट में हमने और वो मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया कि भाई सही जगह पर पानी कहाँ देना चाहिए, प्लांट को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन कब देना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन कब देना चाहिए, उसका बैलेंस कैसे हो। तो सही न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा, और सॉयल के अंदर उनका इनकॉर्पोरेशन, तो ये सब सारा करते करते और फिर यहाँ तक पहुँचे। और धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति है कि हम ज़ीरो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में भी और खेती करने में हम सफल हुए हैं। और काफ़ी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है इन बारे में। तो जो लोग जुड़े हैं वो भी अपना बाद में शेयर करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ पुराने समय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं या हमसे सलाह करके काम किया है। भले प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए लेकिन सलाह मानी है, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। केवल प्रोडक्ट काम नहीं करते, प्रोडक्ट के साथ साथ मैनेजमेंट एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दिया तो खेती अच्छी हो जाएगी। गलत सोच है। मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और अंग है एग्रीकल्चर में। तो ऐसे छोटी सी शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर
सभी फील्ड में काम किया। अम, चाय, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर में, लगभग सभी क्रॉप पर, और स्ट्रॉबेरी पे, मैंगो पे, सिट्रस पे। नागपुर में रहने की वजह से संतरा नगरी में तो हम बैठे ही हैं, तो जी संतरा, मौसम्बी, नींबू, इन सब पे, सीरियल पल्सेस के सभी के ऊपर। और अच्छे अनुभव रहे, काफ़ी जी काफ़ी प्रदीप जी। लोगों का सपोर्ट भी मिला। तो तो प्रदीप यात्रा जी जारी काफी है। लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, तो आ रही अभी है। कोई अपना कोई सवाल पूछना चाहता है प्रदीप जी से तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सेशन तो चालू रहेगा, हम और प्रदीप जी काफी बातें करते रहेंगे। लेकिन आप लोग जो इंतजार कर रहे हो एक हफ्ते से, मैं चाहता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन हो। क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ठीक बार है, अपन, अपनी आज के थीम क्या टॉपिक पे है आ हम। जाते हैं प्रदीप हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो आज का टॉपिक ये था कि क्या करें कि आपकी फसलों को आगे आगे जाके नुकसान से बचना हो उनका, आपकी फसलें बीमार ही ना हो। बीमारी ना पड़े। यस यस। तो बताइए प्रदीप जी, क्या करना चाहिए हमें या किसानों को जो हमारे साथ जुड़े हैं कि उनकी फसलें बीमार ही ना पड़े आगे जाके? एक बहुत हाँ, बड़ी हेल्प हो जाएगी उनकी इससे। बिल्कुल। देखिए, अभी जो कृषि नेटवर्क ने एक पिछले 7-8 दिनों में जो एक सर्वे किया, उसमें एक फॉर्म भरा और काफ़ी किसानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। सबने, और क्या चीज़ की खेती करते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं आती है, इस बारे में करीब 170-80 लोगों ने अपने अपने और एक कमेंट्स किए थे, जो आपने मुझे एक लिस्ट शेयर की थी। तो उसमें जो मेन जो क्वेश्चंस आए हैं, 7-8 तरह की, उसको समस्याएं कह लीजिए, प्रश्न कह लीजिए, बीमारियां कह लीजिए, असुविधाएं कह लीजिए, जो भी जो 7-8 चीज़ें जो उभर कर सामने आई है, जो मैंने पूरी अच्छी तरह वो 100 करीब 53 लोगों के लिस्ट थी, वो मैंने देखी। और उसमें लगभग देश के सभी हिस्सों से, और महाराष्ट्र से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब, और सभी तरफ से, हिमाचल वगैरह, सभी तरफ के किसान उसमें जुड़े हुए थे। और उनके जो कॉमन जो समस्याएं थी उसमें ये थी कि भाई फसलों में कीट और रोग, यानी पेस्ट और डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसका क्या करें, इसको कैसे रोका जाए। किसी के यहाँ बैगन में कीड़े लगे हुए हैं, किसी के यहाँ धान में कीड़ा लगा हुआ है, किसी के यहाँ पर फलों में कीड़े लगे हुए हैं, किसी के यहाँ फंगस की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, किसी के यहाँ जड़ें सड़ रही है। अलग अलग तरह की समस्याएं जो कीट और रोग से है वो है। दूसरी समस्या ये एक आई थी कि भाई सब कुछ डाल दिया, मैंने भरपूर खाद डाली, मैंने डीएपी डाला, यूरिया डाला, पोटाश डाला, मैंने ये डाला वो डाला, लेकिन फसल में उठा भी नहीं आ रहा है, फसल आगे ही नहीं बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि पौधा जहाँ था वहीं रुक गया है, तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। जहाँ ग्रोथ है, फल फूल लगे हुए हैं, वहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि फूल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन फूल झड़ जा रहे हैं, फल लग रहे हैं लेकिन फल गिर रहे हैं। जो फल हैं वो हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, क्वालिटी नहीं बन रही है। इस तरह की भी एक कुछ और समस्याएं आई। एक समस्या यह है कि पौधों में तनाव बहुत रहता है। अधिक तनाव की वजह से पौधों के अंदर में ऐसे बीमार बीमार दिखते हैं पौधे। ऐसा लगता ही नहीं है कि पौधे खुश हैं। जैसे हम घर में जाते हैं और बच्चा एकदम किलकारी मारता है और आके लिपट जाता है, और तो हम कितने भी थकान से घर लौटें, वो बच्चे की आवाज़ और उसकी किलकारी सुनकर सारी थकान मिट जाती है, एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है। वैसे ही जैसे ही हम खेत के अंदर घुसते हैं तो फसल को देखकर, पौधों को देखकर, पेड़ों को देखकर एक जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है। और एक जो सबसे बड़ी बात सभी लोगों की समस्या थी कि भाई ये जो खरपतवार है, वीड है, जिसको कोई खरपतवार कहता है, कोई वीड कहता है, कोई कचरा कहता है, कोई निंदामण कहता है, ये इतना ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है, तो इसका हम क्या करें। तो ऐसे ये जो 7-8 तरह के जो कॉमन प्रश्न थे, जो सभी लोगों ने अपने उसमें पूछा है। अब बीमारियां अलग अलग हो सकती है, कोई प्याज का जलेबी रोग कह सकता है, कोई
संतरा के ऊपर उसको फाइटोप्थोरा है तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डाउनी पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग, कहीं करपा रोग हो सकता है, कहीं पर अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीमारियां, कीट और रोग, दूसरा फल फूलों का झड़ना, पौधों का उठाव कम होना, पौधों का मुरझा जाना, पीला पड़ जाना, फल फूल झड़ना, उत्पादन कम होना और खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर लोगों ने रखी है। अब खेती अगर होगी तो ये समस्याएं तो रहेगी। बच्चा घर में अगर आपके यहाँ जन्म लिया है उसने, तो जब तक वो होश नहीं संभालता तब तक वो बिस्तर में ही सूसू पोटी करेगा ही करेगा। भूख लगेगी तो चिल्लाएगा, रोएगा, उधम भी मचाएगा। उसके सामने जो भी चीज़ें आ गई उसको वो हाथ से लेकर गिराएगा, ज़मीन पे तोड़ेगा भी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो पैदा होते ही सब कुछ सीख कर आए, रोबोट तो है नहीं वो। वैसे ही पौधा है, इंसान और पौधे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपको अच्छी प्रकार खेती करनी है और समझनी है तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो जो समस्याएं हम मनुष्यों को अपने जीवन में आती है वो सारी समस्याएं खेत पे भी आने वाली है। अब आप एक बात देखिए कि क्या हम घर में भोजन से ज़्यादा दवाई खा रहे हैं? अगर हम भोजन से ज़्यादा दवाई पे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। वो अलग बात है कि हमारे घर में कोई हमारे वृद्ध दादा दादी, नाना नानी, माता पिता हैं जिनकी आयु 80-90 साल हो गई है और वो अभी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उन पर दवाई का खर्च हो रहा है, तो एक बात अलग हो गई। लेकिन क्या सारे लोग ऐसे हैं? क्या यंग जवान 18 साल, 20 साल, 22 साल के जो युवक हैं, युवतियां हैं, क्या उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है? होता है ऐसा, लेकिन वो लाखों में एक दो लोगों के साथ होता है। साधारणतया हमें याद ही नहीं आता कि हमने आखिरी बार दवाई कब खाई थी। याद है? नहीं याद आता है बहुत बार। यार मुझे तो 4-6 महीने हो गए, मैंने तो कोई दवाई नहीं ली। हाँ, कोरोना का इंजेक्शन लिया था, ठीक है, उस समय की आवश्यकता थी तब, वरना वो भी नहीं लेता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भोजन पर, न्यूट्रिशन पर, पोषक तत्वों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और दवाइयों पर कितना खर्च कर रहे हैं। क्या हम दवाइयों पर इसलिए खर्च कर रहे हैं कि पोषक तत्वों की कमी है शरीर में? क्या इसलिए कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया, बदहजमी हो गई, उससे पेट खराब हो गया, उससे डायरिया हो गया, तो हमने दवाई पे खर्च किया? खर्च दवाई पे क्यों हुआ, उसकी वजह क्या, ये जानना है। खेत में भी वैसा ही है। अगर आपके यहाँ पर कीड़ों का, थ्रिप्स है, माइट्स है, जैसिड्स है, फिट्स, वाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, लार्वा, इसका अगर अटैक हो रहा है तो अटैक क्यों हो रहा है? क्या ये अटैक हमने करवाया है? तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा होगा, मेरी फसल पे मैं अटैक क्यों करवाऊंगा? भाई अपने घर पे कोई थोड़ी पत्थर फेंकेगा। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि ये अटैक आपने ही करवाया है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अटैक आपने ही करवाया है। और ये अटैक आपने कैसे करवाया है, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो जो मैंने शुरुआत की कि भाई आप किस पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, भोजन पर या दवाई पर? खेत के मामले में भी ऐसा ही है कि खेत के अंदर में जो सबसे अहम हिस्सा है खेत का, वो है हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी। अगर मिट्टी के अंदर में जान है और वो स्वस्थ है तो आपका पौधा बीमार होने की कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि आपका पौधा बीमार हो। अगर ज़मीन आपकी स्वस्थ है तो उसमें जड़ों का विकास भरपूर होगा, और जड़ें अगर अच्छी विकसित हुई तो पौधे का अच्छा विकास होगा, और पौधा अच्छा विकसित हुआ तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, और ये सारा हुआ तो रोग और कीट का आक्रमण बिल्कुल भी नहीं होगा।
मेरी आवाज साफ आ रही है या कुछ अटक रही है? एकदम साफ आ रही सर, एकदम साफ आ रही। एकदम साफ आ रही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, वो कितनी स्वस्थ है। इंसानों के लिए लेंगे तो उसका पेट, आदमी का अगर पेट अगर ठीक है तो कुछ भी उसने खा लिया, चना चबेना भी खा लिया उसने, रूखा सूखा भी खा लिया, केवल दाल चावल खा लिया, या केवल उसने चने भी चबा लिए और पानी पी लिया, तो भी शरीर पे लगेगा, दिखेगा और वो स्वस्थ रहेगा, उसकी एनर्जी लेवल उसका पूरा रहेगा। लेकिन अगर उसका पेट गड़बड़ है तो जितना ज़्यादा अच्छा भोजन आप करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा गड़बड़ होगी। किसी का पेट खराब है और आपके घर में आ गया और आपने हलवा पूड़ी और मिठाइयाँ खिला दी, तो बेचारे की जो बची खुची जो बचनी थी वो भी बच जाएगी। तो इसलिए जमीन का स्वस्थ होना उतना ही आवश्यक है जितना आपका मेरा पेट ठीक होना आवश्यक है। तो जमीन को स्वस्थ कौन रखता है? तो जमीन को स्वस्थ रखते हैं जीवाणु। यानी जो जीवाणु, यानी जो बैक्टीरिया और जो फंगस, दो प्रकार के जीवाणु जमीन में है। एक है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और दूसरा है फंगस। हेलो। ये दोनों जमीन, हाँ जी, ये दोनों जमीन के अंदर जाने के बाद में जमीन को स्वस्थ रखते हैं। और जो जमीन के अंदर में जो दूसरे यानी जो शत्रु बैक्टीरिया और शत्रु फंगस है उनको रोकते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने इतना ज़्यादा रासायनिक और फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है जिससे हमारे जो मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस, ये दोनों के दोनों बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गए। उसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। यानी अगर ज़मीन में 3 फंगस है तो 1 बैक्टीरिया साथ में चाहिए। अगर आज हम फंगस की बात करेंगे तो ये फंगस 3 से घट के 0.1% आ गया है, यानी 30 गुना कम हो गया है। जितना चाहिए उससे 30 गुना कम है, 0.1% है, ये 30 चाहिए या 3 चाहिए, तो 3 के बदले 0.1 रह गया। और बैक्टीरिया भी लगभग उस मामले में बैक्टीरिया कम खत्म हुआ है, बैक्टीरिया भी और 1/4 1/5 हिस्से 20% पे आ गया है। तो ये बैक्टीरिया और फंगस का जो अनुपात है इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कौन करेगा इसको? ये देखिए, ये जो मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस है ये हमारी मित्र सेना है, ये मित्रों की सेना है। जैसे आप अपने देश को, अपने बॉर्डर्स को, अपने सीमाओं की रक्षा के लिए जिस प्रकार सैनिकों की आवश्यकता होती है, और ऑब्वियसली वो सारे सैनिक मित्र चाहिए, उसमें कोई धोखेबाज गद्दार नहीं चाहिए, तो मित्र सेना चाहिए। वो आपके अपने देश की, अपने समाज की, अपने बॉर्डर की वो रक्षा करेगी हर प्रकार से। वैसे ही ज़मीन के अंदर में मित्रों की सेना चाहिए, मित्र सेना। तो ये जो मित्र सेना है, ये बैक्टीरिया और फंगस की जो मित्र सेना है वो चाहिए। कौन कौन सी सेना है ये? तो अगर फंगस के मामले में लेंगे तो उसके अंदर में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आता है वैम। वैम यानी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, जिसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं या वैम के नाम से जानते हैं। तो ये जमीन में चाहिए। ट्राइकोडर्मा नाम का जो है वो चाहिए, उसके अंदर में 1-2 प्रकार के जो भी है, हर्जेनियम हो सकता है, विरिडी हो सकता है, ये चाहिए। इसके अलावा जो जो मित्र फंगस हैं वो सारे इसमें चाहिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है वो। उसी प्रकार जो मित्र जीवाणु है वो चाहिए। कौन कौन से जीवाणु है? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी अजेटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्प्रिलम है, राइजोबियम है, ये चाहिए। दूसरे फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया चाहिए, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फेरस के बैक्टीरिया, कॉपर के, सारे जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु हैं वो चाहिए। लैक्टोबैसिलस के बहुत सारे और श्रेणी है। तो ये सारे मित्र जीवाणु और ये जो मित्र फंगस है इनकी सेना जमीन में चाहिए। मित्र सेना का जमीन में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये जमीन में रहे तो जमीन की लड़ाई आप जीत गए, क्योंकि जमीन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है पेड़ का, जड़ें, वो जमीन में रहती है। ये जड़ें भोजन लेती है, ये जड़ें पानी
या भाप का वाष्प का जो अवशोषण करती है। ये जड़ें न्यूट्रिशन सारा लेती हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करती है। ये जड़ें पेड़ को सुरक्षित खड़ा रखती है। ये जड़ें सब कुछ नियंत्रण रखती है, नीचे से दिखाई नहीं देती। जैसे आपके पेट के अंदर क्या चल रहा है, आपका हाजमा शक्ति, आपका लीवर, आपकी जो भी सारा फंक्शन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो दिखता नहीं है लेकिन अंदर काम करता है। वैसे ही पेड़ के जड़ों के अंदर में ये सारा सिस्टम उसका नीचे काम करता है। उसकी सारी रसोई, उसकी सारी फैक्ट्री, खाना बनाने की सारी क्रिया वहीं पर होती है। ये बैक्टीरिया फंगस की अगर मजबूत मित्र सेना वहां पर भरपूर मात्रा में रही तो आपने आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली, ऐसा समझिए। कब डालना इनको? तो जब फसल लगाएंगे उस फसल चक्र के दौरान एक बार दो बार डालना। अगर लंबे समय की फसल है, 1 साल की है, 1.25 साल, 1.5 साल की है, तो 2-3 बार डालना। और अगर 10, 20, 50 साल चलने वाली है तो साल में 2 बार उसको डालते रहना। एक बार बारिश से पहले और एक बार सर्दियों में, कम से कम 2 बार। और अगर ज़मीन की अवस्था ज़्यादा खराब है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वहाँ पर ज़्यादा विषैले पदार्थ ज़मीन में है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र पहले यूज हुआ है, ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त है, ज़मीन हल्की मिट्टी है, मुरुम सोयल जिसको कहते हैं वो है, या बलुई मिट्टी है, या पत्थरों की मात्रा ज़्यादा है, कंकड़ पत्थर रेतीली है, ऐसे में आपको 2 बार के बदले 3 बार 4 बार भी साल में इन जीवाणुओं को डालते रहना है। तो ये जो सेना है ये किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर पे जैसे हम सैनिकों को भेजते हैं, लड़ाई होती है और कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, दूसरी टुकड़ी भेजी जाती है, दूसरी बटालियन जाती है, दूसरी कंपनी जाती है सेना की और वो उसको रिप्लेस करती है। तो जमीन के अंदर में भी अगर कुछ बैक्टीरिया जीवित जो है, जीवाणु है, तो अगर जीवित है तो मरेंगे भी वो अपना काम करने के बाद मर जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, खुद के जैसे बहुत सारी सेना भी तैयार करेंगे, मर जाएंगे। कई बार हमसे गलती हो गई, हमने बहुत ज़्यादा कुछ रासायनिक द्रव्य या केमिकल कुछ ज़्यादा छोड़ दिया तो एक बार सारे जीवाणु खत्म हो सकते हैं जो जहाँ तक वो केमिकल पहुँचेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। जैसे ही जहर टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी वो वापस बनाएंगे। तो जमीन के अंदर मित्र जीवाणुओं की संख्या भरपूर होना आवश्यक है। ये मित्र जीवाणु और किस प्रकार से आएंगे, जैसे आपने बायोलॉजिकल तो डाल दिया, लेकिन क्या इससे हो जाएगा? साल में एक बार कम से कम 1 मीट्रिक टन यानी 1000 किलो गोबर की अच्छी तरह से तैयार की हुई कंपोस्ट 1 एकड़ में एक बार साल में अगर आप डालते हैं तो उस खेत में आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 1 टन मैं गोबर डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1 टन गोबर की अच्छी प्रकार तैयार की हुई कंपोस्ट जो लगभग 2 टन गोबर से बनेगी और उसको पहले कंपोस्टिंग करना है। केवल लाया और कहीं से गड्ढे से उठाया डाल दिया तो आप खेती किस चीज़ की करेंगे? खरपतवार की, वीड की खेती करेंगे। ध्यान रखिए, जो किसान भाई जुड़े हुए उनका अनुभव है कि जैसे ही हमने गोबर डाली ट्रॉली भर के, 2 ट्रॉली 1 ट्रॉली, और उस साल बहुत ज़्यादा कचरा आता है, बहुत ज़्यादा घास उगती है और उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम वीडीसाइड और इसका उसका हम घास को मारने की दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं और एक जहर। तो बिल्कुल भी उसको आप सीधे रूप में ना डालें, उसको पहले लेकर आए। अगर आपके खुद के गाय हैं, खुद के जानवर हैं, खुद के मवेशी है तो जहाँ गोबर पड़ा वहीं पर उसको रहने दें, उसको कंपोस्ट करें। उसके लिए बहुत आसान उपाय है। ग्रीन अर्थ का एक प्रोडक्ट है क्विक ब्रेक, सिर्फ 100 ग्राम 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ में 3-4 दिन तक उसको रखना है, एक्टिव हो जाएगा। 1 ट्रॉली गोबर, लगभग 2 मीट्रिक टन गोबर के ऊपर छेद करके और उसको पिला के छोड़ दीजिए। 15-20 दिन में वो जो 4 फुट हाइट थी वो घट के 2 फुट पे आ जाएगी। उसको एक बार अल्टी पल्टी कर दीजिए, टर्निंग कर दीजिए, फिर से सजा दीजिए, अगले 15 दिन फिर से रख दीजिए। 30 दिन के बाद में वो पूरी चाय पत्ती की तरह हल्की भुरभुरी, एक एक दाना अलग, उसके अंदर किसी प्रकार के बीमारियों के कीटाणु नहीं रहेंगे, जीवाणु नहीं रहेंगे। अगर उसके अंदर में मान लीजिए वाइट ग्रब है, सफ़ेद रंग की एक इस प्रकार की जो लट रहती है जिसको हुमड़ी भी कहते हैं महाराष्ट्र में, या सफ़ेद लट कहते हैं या वाइट ग्रब कहते हैं, ऐसे पड़ी रहती है। और
दीमक के, अगर दीमक है या उसके दीमक के अंडे हैं, बीज हैं, वो सभी प्रकार के नुकसान करने वाले जीवाणु, फंगस सब खत्म हो जाएंगे। और जो खरपतवार के बीज है जो बाद में उगेंगे वो पहले ही यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। तो जब ये 1 मेट्रिक टन अच्छी प्रकार कंपोस्ट की हुई गोबर की खाद को मित्रों की सेना के साथ में, जिसके अंदर वैम हो जाएगा 2 से 4 किलो, उसके अंदर एजाटोबैक्टर 1 से 2 लीटर, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बैक्टीरियाज, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सारा मिक्स करके जब आप खेत में डालेंगे तो इतनी भरपूर पैदावार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बीमारी किसे कहते हैं आप भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो जीवित है, जो जिंदा है, वो बीमार होगा ही होगा, फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, लेकिन उसकी नौबत कम आएगी। तो जमीन को हमने मित्रों की सेना से पूरा भर दिया अच्छी प्रकार, जिसमें मित्रों की सेना प्रदीप जी, कुछ शायद हाँ एक हाँ कुछ नेटवर्क के इशू वजह। आवाज़ आ रही है मेरी वापस? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी हाँ। तो जैसे ही शिशु दुनिया में आता है तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग उसको पकड़ लेते हैं, आकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक समय में हम क्या करते हैं कि हम तुरंत उस बच्चे को कई प्रकार के वैक्सीनेशन, टीके लगा देते हैं। हेपेटाइटिस बी का, कोलरा का, हैजा का, पोलियो का, इसका उसका, बहुत सारे टीके जब उसको लग जाते हैं तो बच्चा वो बीमारी से ग्रसित नहीं होता और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और वो स्वस्थ रहता है और अपने क्या कहते हैं, अपने जीवन को शुरू करता है। वैसे ही जब हम सीड जमीन में डालते हैं, बीज डालते हैं, तो बीज को भी टीकाकरण करना आवश्यक है। किस चीज़ का टीकाकरण करेंगे? तो भाई ज़मीन में जब वो जा रहा है तो उसको कीड़े न खाएं, ज़मीन में जब जा रहा है तो वो जल्दी से उगे। अगर हमने बहुत सारे बीज डाले हैं तो सारे बीज एक साथ उगे, उनकी एक जैसी ग्रोथ हो और वो स्वस्थ रहें। तो इसके लिए बीजों का टीकाकरण करना भी समय समय पर आवश्यक है। वो निर्भर करता है कि आप कौन से बीज लगा रहे हैं, उनकी मात्रा कितनी है। तो उस प्रकार आप ये जो जैविक चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई आपको, एजाटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, इन सब से उन बीजों का शोधन करके, उन बीजों का टीकाकरण करके हम ज़मीन में जब लगाते हैं तो हमारे ज़्यादातर बीज स्वस्थ, समय पर और एक साथ उगते हैं। तो उसमें आपकी बीजों की संख्या कम लगती है, ज़्यादा स्वस्थ बीज रहते हैं और बीमार नहीं होते। तो स्वस्थ अगर बीज रहेगा तभी तो स्वस्थ पौधा बनेगा, तभी तो ज़्यादा उत्पादन देगा। अगर पैदा होते ही अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो गया तो फिर वो वैसे ही वो बढ़ेगा और बड़ा होने के बाद भी वैसे ही कमज़ोर रहेगा वो। तो टीकाकरण उसका आवश्यक है, बीज का भी टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो ज़मीन में जाने के पहले उसको सुरक्षा चक्र देकर फिर हम ज़मीन में भेजें उसको। जैसे सेना पे सीमा पर सेना जब जाती है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, हेलमेट पहनते हैं सुरक्षा के लिए। तो वैसे ही बीजों को भी हमने और सुरक्षा चक्र पहना दिया कि जाओ, अब युद्ध के मैदान में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो। तो ये पौधा जब बाहर बड़ा होता है और बाहर निकलता है तो इस पर किसी भी प्रकार का अटैक, आक्रमण जल्दी से नहीं होता है, चाहे वो रोग हो चाहे जीवाणु हो। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही पौधा बड़ा होता है, 10 दिन 15 दिन का होता है, साधारणतया किसान डीएपी यूरिया का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही डीएपी यूरिया इसका प्रयोग करते हैं, इसके 4 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद में सकिंग पेस्ट का, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई वगैरह वगैरह,
इन सब का आक्रमण शुरू होता है। मैंने लगभग हजारों किसानों से पूछा है कि भाई डीएपी यूरिया का प्रयोग करने के 4 दिन 5 दिन 6 दिन में और आपके यहाँ पर ये समस्या आती है? सब कहते हैं आती है। पूछा क्यों आती है? कहा जब हम ये जो डीएपी यूरिया वगैरह डाल रहे हैं ना, इसकी वजह से आती है। तो जब इसकी वजह से आती है तो डाल क्यों रहे हो? तो और क्या करें और क्या डालें? ये तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पौधा चलेगा कैसे आगे। यानी हमें पता है कि ये बीमारियां क्यों आ रही है। अब ये बीमारियां आती क्यों है डीएपी यूरिया से? जैसे ही हम डीएपी यूरिया डालते हैं तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जो नाइट्रेट है, वो पौधों के ऊपर आता है, पत्तियों पर आता है, वो डाइजेस्ट हुए बिना ऊपर आता है। और जो ये कीट पतंग हैं, ये जो आसपास बैठे हैं, वो जो नाइट्रेट है वो उनको आकर्षित करता है। दूसरे रूप में समझिए, हम गर्मियों में हमारे यहाँ घमौरियाँ होती है शरीर पे, छोटी 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 पानी की बूंदें और घमौरियों के रूप में होती है, और हम उसको नोच लेते हैं, खुजालते हैं, और खुजली करने से वो फूट जाती है, उसमें से पानी जैसा निकलता है और बाद में घाव हो जाता है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, हम बड़े हैं तो हम थोड़ा सावधान रहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ घमौरियाँ होती है, गर्मी से जो अंदर की गर्मी है वो फूट के निकलती है, वैसे ही जब हम ज़्यादा नाइट्रेट की मात्रा देते हैं तो पौधा उसको जबरदस्ती ले रहा है, फोर्सिबली ले रहा है वो, और वो ऊपर भेज देता है उसको, और पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंदें ऐसे रूप में वो अंदर ही अंदर उभरती है और वो चमकती है। तो ये कीट पतंगों को लगता है यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें लाकर उसको वो पंच करते हैं, और जैसे ही पत्ते पे बहुत सारे पंच करते हैं वो सारा क्लोरोफिल निकल जाता है। और दूसरी बात, ये जो प्रोटीन देते हैं वो प्रोटीन, पौधा जो अपना प्रोटीन बनाता है उसको ये कीट पतंग ज़्यादा हजम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम रासायनिक खाद के माध्यम से जो हम प्रोटीन दे रहे हैं उसको ये बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि ये उनका भोजन है, ये उनके लिए सुपाच्य है। तो डीएपी यूरिया जैसे ही आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो ये आक्रमण शुरू होता है, और हमको लगता है कि हमारा उठाव तो बहुत अच्छा आया, लेकिन ये आक्रमण शुरू हो गया और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का। तो हमने ज़मीन में अगर इनकी मात्रा भरपूर डाली, और अब अगर हमने कुछ रासायनिक भी डाला है और नियंत्रित मात्रा में डाला है, कम मात्रा में डाला है, तो इसका सीधा जो इफेक्ट आता है, ऐसे दुष्परिणाम है, वो पौधों पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि भाई जिंदा है, फिर भी कुछ ना कुछ बीमारी तो आ ही सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम पहले से सुरक्षित रखेंगे। हम क्या चाहते हैं? हमारा पौधा बीमार हो जाए, खराब हो जाए, 10-20% नुकसान हो जाए, 100, 200, 500 पौधे मर जाए, तब हम इलाज करें, या हम पहले से कुछ ऐसा करें कि पौधा बीमार नहीं हो? तो हम चाहेंगे कि भाई पहले से हम कुछ ऐसा करें कि हमारा पौधा बीमार ही नहीं हो। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बायोवॉल, जैसे नीचे हमने मित्रों की सेना इकट्ठी कर दी, वैसे ही पौधे के ऊपर हम एक सुरक्षा चक्र के रूप में बायोवॉल बना देंगे। यानी बायोवॉल क्या? यानी बायोजेनिक सिलिका और नीम, इसके कॉम्बिनेशन से 2 प्रोडक्ट बनाए और इसका आपने छिड़काव कर दिया पौधे के ऊपर। तो ये जो सिलिका और ये नीम, ये दोनों ही प्राकृतिक है। सिलिका और बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है, नीम का ऑयल भी बोटैनिकल है, ये नीम के उससे निबोली से, गुठलियों से लिया हुआ है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जब हम एक छिड़काव कर देते हैं तो एक बायोवॉल का निर्माण होता है, क्योंकि पत्तों के ऊपर जो टिश्यूज रहते हैं उसके बीच में जो गैप रहता है, वहाँ पर क्लोरोफिल, वहाँ पर ये द्रव्य भरा रहता है, जिसको आकर कीड़े पंच करते हैं, उसको चूसते हैं। जब हमने सिलिका का स्प्रे किया तो वो जो दरार थी उसमें सिलिका ने अपनी एक दीवार बना दी, बायोवॉल बना दी। अब वो कीट आकर वहाँ पर डंक नहीं मार सकता, उस रस को चूस नहीं सकता। और नीम की गंध और नीम की कड़वाहट से जैसे ही वो पत्ते पे बैठेगा, उसको एक अजीब सी और घबराहट होगी, वहाँ से वो भाग जाएगा। उसने डंक मारने की कोशिश की तो उसको लगेगा कि मैंने किसी पत्थर पर डंक मारा है, तो या तो वो घायल हो जाएगा या वो वहाँ से भाग जाएगा। यानी सिलिका एक बैड होस्ट का काम करती है, एक खराब मेजबान का काम करती है। जैसे अगर हम कहीं गए और उसने मेजबानी खराब की तो हम वहाँ ज़्यादा टिकेंगे नहीं, तुरंत वापस आ जाएंगे। वैसे ही सिलिका भी और कीटों के लिए एक बैड होस्ट का काम करता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं।
और सिलिका के माध्यम से पौधों पर जब डालते हैं तो पौधा ऐसे तन के खड़ा होता है, और जो पौधा ऐसे झुका हुआ था वो सीधा तन के जब खड़ा होता है तो उसका जो कैनोपी एरिया है वो 20-25% बढ़ता है। आप सिकुड़ के जैसे बैठे हुए हैं तो आपने कम जगह ली हुई है, और जैसे ही आप तन के बैठ गए तो आपने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, आप लोगों को दिखने लग गए। तो जैसे एरिया बढ़ता है पौधे का तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है तो पौधा हरित द्रव्य यानी क्लोरोफिल ज़्यादा बनाता है, तो थोड़े दिनों में पौधा डार्क हरे रंग का दिखने लगता है। जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अवशोषण करता है, तो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भेजता है, जड़ों पर कार्बन ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो जड़ें ज़्यादा भोजन निर्माण करती हैं और ज़्यादा भोजन ऊपर सप्लाई करती हैं, तो पौधे की जो वृद्धि है वो साधारण वृद्धि से करीब 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना होती है। और ये वृद्धि ऐसी है कि इस वृद्धि में कोई बीमारी नहीं है। ये स्टेरॉइड की वृद्धि नहीं है कि एक बार स्टेरॉइड या कुछ नशे की चीज़ खा ली तो मैं 2 घंटे के लिए बहुत पहलवान हो गया, नशा उतर गया तो फिर से चूहा बन गया, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से नीचे से जीवाणुओं ने, फंगस ने, गोबर की खाद ने, इन्होंने ताकत दी, और ऊपर से पत्तों ने बहुत ज़्यादा सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश था उसको ग्रहण किया, फोटोसिंथेसिस बनाया और बहुत ज़्यादा ताकत से पौधे को ऊपर और फ्लरिश किया। अब पौधा जब चलेगा तो 12 दिन, 15 दिन, 8 से 15 दिन के अंतराल में आपने उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते जाना है, क्योंकि जो अल्प अवधि की जो फसलें हैं जो 2.5 महीने 3 महीने में निकल जाती है उनमें 8 दिन में, जो 5-6 महीने में चलती है उनमें 10 दिन में, और जो लंबे समय चलती है उनमें 12 से 15 दिन में एक बार अगर ये स्प्रे कर दिया, और बाद में जब लगातार करना है तो अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले ये चक्र हमने अगर अपना लिया अपने फसल में, तो आप साल भर महीने में सिर्फ 2 बार स्प्रे करके लगभग 70, 80, 85% बीमारियों से और कीड़ों से, मकोड़ों से, इनसे आप दूर रह सकते हैं। मैंने 80-85% इसीलिए बोला है कि फिर मैं कहूँगा कि वो भी जीवित है, प्राणी है, बस वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे आप मैं चलते फिरते बोलते हैं वैसे ही वो भी जीवित है। वो खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी बढ़ता है, वो भी बीमार होता है, फिर वो भी मर जाता है। तो हमारी तरह ही है वो, तो बीमार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीमारी कम से कम आएगी, और अगर आ भी गई तो बहुत आसानी से चली जाएगी, वो बीमारी उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। तो ये बायोवॉल की वजह से उसके ऊपर हमने एक सुरक्षा चक्र बना दिया और हमने उसको बीमारियों से लड़ने के लिए ऐसा तैयार कर दिया, इतनी इम्यूनिटी बढ़ा दी कि बहुत तेज बारिश हुई तो भी पौधा खड़ा है, 10-15 दिन बारिश नहीं हुई तो भी पौधा खड़ा हुआ है। मेरे कई साथियों ने और प्रश्न पूछा था उसमें कृषि नेटवर्क में कि भाई हवाएं चलती है तो हमारी फसलें गिर जाती है, धान की फसल खड़ी है, गेहूं खड़ा हुआ है, सरसों खड़ी है, और ज़्यादा तेज हवा चली तो गिर सो जाती है और बाद में उठती नहीं, सो ही रह जाती है। अगर जो मैंने उपाय बताए हैं ज़मीन के अंदर, जैसे मैंने आरजाल जो वैम का नाम लिया, मित्रों की सेना के साथ में अगर आपने बीज बोया है, वो बीज से बना हुआ पौधा 1.25-1.5 वजन भी अगर उसमें फसल का है तो भी हवाओं से गिर के सोएगा नहीं, वो 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक की हवाओं को झेलने की उसमें ताकत आ जाती है। 80% पौधे आपके सही सलामत खड़े मिलेंगे आपको तेज आंधी तूफान में भी। और ये 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ में हुआ है कि जब आंधी तूफान आए, केले के पेड़, पपीते के पेड़ जिसमें बहुत ज़्यादा वजन, ऊपर 40, 50, 60 किलो तक वजन लगा रहता है, और जो गिर जाते हैं आंधी तूफान में वो भी खड़े रहे। ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं। गेहूं चावल तो बहुत साधारण सी बात है, गन्ने की फसलों में तो न सिर्फ प्राकृतिक, अप्राकृतिक सभी प्रकार के तनाव से, जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं, उनसे लड़ने में पौधा सक्षम होता है। फल फूल भरपूर आते हैं, टिके रहते हैं और पौधा हेल्दी रहता है। ऐसे कई हमारे
किसान मित्र हैं ऐसे कई जिन्हों के हॉर्टिकल्चर है 10, 20, 50 एकड़ 100 एकड़ में है, और जिन्होंने पिछले 6 महीने 8 महीने से कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया है, फिर भी उनके पौधे हेल्दी हैं और बीमार नहीं हो रहे हैं। और अगर कुछ बीमारी आती है तो इतनी आती है कि हम उसको संभाल सकते हैं, टोटल लॉस में हम नहीं जा सकते, 5-10% के नुकसान पे हम उसको सही सलामत अपनी जगह पर लाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये जो पूरी विधि है जो मैंने शुरू से बताया, जमीन की तैयारी है, मित्रों की सेना है, बायोवॉल है, और इसके बाद में एनर्जी का सही फ्लो, यानी किस समय कौन सा प्रोडक्ट यूज करना। मैंने देखा कि बहुत बार फल लगे हुए, फूल लगे हुए हैं और किसान यूरिया डाल रहा है, किसान उसमें ग्रोथ प्रमोटर डाल रहा है, पीजीआर डाल रहा है, कोई बायो स्टिमुलेंट डाल रहा है। अरे भाई, अभी पौधा रिप्रोडक्शन स्टेज में है, ऐसे समय में उसको क्या चाहिए इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब पौधे पे फूल लगे हुए हैं उस समय फूलों को फल में कन्वर्ट करने के लिए कोई पदार्थ की ज़रूरत है, न कि उस समय उसको ग्रोथ नहीं देना है, उस समय हमको पत्ते नहीं बढ़ाने हैं, शाखाएं नहीं बढ़ानी है। उस समय अगर पत्ते शाखाओं पर हमने काम किया तो जो फूल है या तो कम रहेंगे या तो झड़ने लग जाएंगे। उस समय हमको कुछ ऐसा करना है कि फूलों में फल आए। तो एनर्जी का फ्लो कब, कैसे, किस दिशा में जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अच्छा फूल आएगा, अच्छा फूल आया तो अच्छा फल आएगा, अच्छे फल आए तो फल टिके रहे, उसके लिए उस समय जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे एक गर्भवती माँ जब रहती है उसको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए लेकिन बार बार चाहिए, वैसे ही पौधे के ऊपर जब फूल आते हैं और फल लगने शुरू होते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं, उस समय उसको बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, वो तो भरपूर जमीन में दिया हुआ है। नाइट्रोजन 1 एकड़ में लाखों केजी नाइट्रोजन हवा में है, साल में कुछ 100 किलो भी चाहिए उसको, बहुत मामूली बात है। फास्फोरस, पोटैश जमीन के माध्यम से आपने भरपूर देने की व्यवस्था पहले ही कर दी। अब जो बचते हैं सेकेंडरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, Ca, Mg और S। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। लोग धीरे धीरे सल्फर को बहुत इग्नोर करते जा रहे हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि सल्फर, अच्छा सल्फर दी जाती है क्या, पता नहीं था, हमें तो सल्फर भी देना पड़ता, हमने तो कभी नहीं दी। आप ध्यान रखिए, पौधे को अगर 1 किलो नाइट्रोजन आपको खिलाना है तो 80 ग्राम सल्फर का जमीन में होना अत्यंत आवश्यक है। यानी 1 किलो नाइट्रोजन पौधा तभी ग्रहण करेगा जब उसके पास 80 ग्राम सल्फर है। यानी अगर पौधे को एक सीजन में आपको पूरे खेत को अगर 80 किलो नाइट्रोजन खिलानी है तो कम से कम 4 किलो सल्फर की आवश्यकता 1 एकड़ को पड़ेगी। अगर सल्फर की कमी हुई तो नाइट्रोजन पूरा अपटेक नहीं होगा और पौधा यूरिया तो क्या, हवा से नाइट्रोजन लेना में भी सक्षम नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार वो नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए सल्फर की मात्रा भी होना आवश्यक है। उसी प्रकार कैल्शियम है, उसको मजबूत खड़ा तने को, तन के खड़े रहने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है और पौधे में हरियाली बरकरार है इसलिए मैग्नीशियम की आवश्यकता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, CMS, ये जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है इसको लोग भूल गए हैं। प्राइमरी याद है NPK, सूक्ष्म पोषक तत्व भी याद है, बोरोन याद है, जिंक याद है, फेरस याद है, कॉपर याद है, मोलिब्डेनम याद है, ये सब याद है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भूल गए, तो वो भी आवश्यक है। वो कैसे कैसे मिलेंगे उस पर अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। हालांकि अगर हमने कंपोस्ट अच्छी मात्रा में दी तो उसके अंदर में सारी चीज़ों की उपलब्धता होती है और जीवाणुओं के माध्यम से हम कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और सल्फर सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के माध्यम से भी इनकी हम कमी को पूरा कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के और सल्फर युक्त पदार्थ है जिसको हम खेतों में डाल सकते हैं। ये सारी हुई उसके पोषण की और उसकी रक्षा की बात। अब आता है जो मुख्य बात है, वो है कि हम खेत में जो वीड है, जो तण आ रहा है, जो खरपतवार आ रहा है, उसका क्या करें।
धीरे धीरे अपने यहाँ पर वीडीसाइड की खपत बढ़ रही है। उसकी वजह है कि जैसे जैसे लेबर महंगा होता जा रहा है, वैसे वैसे पहले क्या था कि लेबर सस्ता था तो लोग क्या करते थे, भाई 10 लोगों को लगा दिया, चलो आज 1 एकड़ साफ कर दो, 1500 रुपये में काम हो गया। धीरे धीरे ये खर्चा बढ़ते बढ़ते 5000 पे आ गया। आज अगर 1 एकड़ में आपको खरपतवार अगर हाथ से साफ करवाना है तो कम से कम 4 से 5000 रुपये का खर्च आता है। एक फसल में अगर 3 बार करना पड़ा तो 12 से 15 हजार का कॉस्टिंग में नहीं आता है, लागत ही नहीं और वसूल हो पाएगी। तो लोग फिर सस्ता उपाय क्या है, तो चलो वीडीसाइड मारो, यानी हर्बिसाइड मारो, जिसको गुजरात में निंदावन नाशक कहते हैं, अपने यहाँ खरपतवार नाशक कहते हैं, महाराष्ट्र में तण नाशक कहते हैं, कोई कचरा मारने की दवाई कहता है, अलग अलग नामों से। तो इसका प्रयोग जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सोयल उतनी ज़्यादा जहरीली होने वाली है, मित्र जीवाणु उतने ज़्यादा नष्ट होने वाले हैं और ख़राब स्थिति पैदा होने वाली है। तो क्या करें, कचरा घास तो आएगी, खाली ज़मीन अगर रहेगी तो कुछ ना कुछ तो पैदा होगा। यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति कुछ भी खाली नहीं छोड़ती। बंजर धरती भी रहती है तो कुछ ना कुछ उग जाता है, कोई ना कोई जंगली घास उग जाती है। फिर हमारी ज़मीन में तो भरपूर न्यूट्रिशन है, इतना सारा माल मलीदा पड़ा हुआ है, तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। तो घास का नियंत्रण कैसे करना, इसके ऊपर आप मेरा एक YouTube चैनल है डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, पीछे शायद लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, उसके ऊपर एक वीडियोस दिए हुए हैं कि कैसे वीड से दोस्ती करें। उसमें एक वीडियो दिया है मैंने, वीड से करें दोस्ती, खरपतवार से दोस्ती कीजिए। भाई आप जिसको दुश्मनी से नहीं हरा पा रहे हैं उसको दोस्त बना लो और दोस्त बना के अपने काम में लगा दो। वो हार गया तो भी आपकी जीत है, और वो दोस्त है, आप जीत गए तो आपकी जीत है ही। तो उसको आपको क्या करना है, वीड को कैसे नियंत्रण करना, उसके ऊपर जाकर एक पूरा वीडियो आप देख लीजिए और वीड को दोस्ती कीजिए। जब घास बड़ी हो गई उसको काट कर वहीं सुला दीजिए, मल्च कर दीजिए। ऑफ सीजन जब आपका खेत पूरा खाली है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगी हुई है, बीच में खाली पड़ा हुआ है, तो गर्मियों में फसल को देखकर, पानी देकर जमीन में, उस समय देख लीजिए कि फसल को किस समय पानी की आवश्यकता है, तो खाली ज़मीन में पानी डाल दीजिए गर्मियों में, मार्च में, फरवरी मार्च में जब भी ज़मीन खाली रहती है। जो घास पड़ी है वो उग जाएगी और उसके अंदर में कुछ बीज डाल दीजिए आप, जैसे धैंचा है, बोरू है, सनई है। ये जो ग्रीन मल्चिंग के लिए जो रहता है, कुछ नहीं है तो मूंग डाल दीजिए, उनको उगा दीजिए। 1-1.5 महीने की जब वो उग जाए वापस उनको दबा दीजिए ज़मीन में, तो ग्रीन मैन्योरिंग भी हो गया। और जो घास बारिश में उगने वाली थी वो आपने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, अप्रैल मई जून में उगा ली, तो बारिश के अंदर में वो उगेगी नहीं। 80% तक आपका वीड पहले साल कम हो सकता है इस पद्धति से। बारिश में जो ज़्यादा वीड आया उसको काट कर इकट्ठा कर लीजिए, गर्मियों में खेत में मल्चिंग कीजिए जिससे कि आपकी ज़मीन भी नहीं तड़केगी। और एक काम आप कीजिए, क्विक ब्रेक नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है और सबसे आसान और सस्ता प्रोडक्ट है। 100 रुपया टोटल उसका बनाने का खर्चा है। 200 लीटर पानी में 100 ग्राम और 1 किलो गुड़ डालकर उसको 15 दिन से 1 महीने में एक बार 1 एकड़ में छोड़ दीजिए। फसल लगी है तो भी छोड़ दीजिए, फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, जड़ों में दे दीजिए, बहा के दीजिए, ड्रिप से दीजिए, जैसे भी दीजिए दीजिए उसको। ये 100 रुपया अगर साल में आपने 10-12 बार 1 एकड़ में खर्च कर लिया तो आपकी ज़मीन में केंचुए रेंगते हुए दिखाई देंगे। कितनी भी खराब ज़मीन होगी, कितनी भी सख्त ज़मीन होगी, कितनी भी टॉक्सिक सॉइल होगी, आपका उत्पादन भी 20-25% बढ़ेगा और ज़मीन भी बहुत मुलायम हो जाएगी। इस बार कई स्थानों पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई और कई जगह पर तो ऐसा देखा गया है कि बारिश में पानी बहा और पूरे खेत के ऊपर की मिट्टी निकाल के ले गया, पेड़ खड़े हो गए, जड़ें दिखने लग गई। मूंगफली का खेत था, यानी ग्राउंड नट का, पौधे खड़े हुए हैं, नीचे सारे मूंगफलियां दिख रही है और जड़ें दिख रही है, पूरी मिट्टी बह गई। बड़े पेड़ खड़े हैं, 2-2 फुट तक की मिट्टी बह गई। कारण क्या था? मिट्टी क्यों बहती है? जब मिट्टी सख्त होती है और जिसमें पोरोसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसमें सछिद्रता बिल्कुल नहीं रहती, वो मिट्टी बह जाती है।
जो मिट्टी मुलायम होती है, जिसमें छेद होते हैं, उसमें कितना भी पानी पड़े वो पानी सारा का सारा ज़मीन के अंदर जाता है, बह के मिट्टी जाती नहीं। ध्यान रखिए इस बात का। आपको लगता होगा कि मेरे ज़मीन की मिट्टी बहुत सख्त है, पत्थर जैसी है, उस पर पानी बहाइए, थोड़ी देर बाद वहाँ एक नाली बन जाएगी। लेकिन उसी खेत में जहाँ पर एकदम मुलायम मिट्टी है, भरपूर जीवाणु है, जहाँ पर चलते समय पैर 4-6 इंच धंस जाता है, ऐसी जगह है, वहाँ पर आप भरपूर बारिश कर दीजिए, सारा का सारा पानी ज़मीन में जाएगा। एक समय लगेगा आपको, एक बार की दलदल हो गया, दूसरे दिन आप देखेंगे कि सारा पानी ज़मीन में चला गया, ऊपर कुछ भी नहीं है और नमी बनी रहेगी। वाटर जो टेबल है आपके, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो भी ऊपर हो जाएगा। तो ये सारा मित्रों की सेना को यूज़ कीजिए आप उसमें। बायो वॉल बनाइए, वहाँ पर जड़ों का जाल बनने दीजिए। ऊपर जैसे बायो वॉल के माध्यम से आपने सुरक्षा चक्र पहना दिया, वीड से आपने दोस्ती कर ली, और मैनेजमेंट अगर अच्छा किया आपने, सही भोजन, सही न्यूट्रिशन, सही स्थान पर और सही समय पर, जब आवश्यकता है तब अगर आपने दिया, तो ये मैनेजमेंट अगर सही तरह से किया, चाहे वो ड्रिप के माध्यम से कर रहे हो, आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, आप स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हो, किसी भी माध्यम से आप पानी दे रहे हो, तो सही तरीका पानी देने का, सही जगह पर पानी देना, ये बहुत आवश्यक है। जगह सही रहेगी और सही मात्रा रहेगी तो पौधा बहुत अच्छे प्रकार से उस न्यूट्रिशन को, भोजन को ग्रहण करेगा और स्वस्थ रहेगा। पौधा बीमार खुद होता नहीं है, हम बीमार करते हैं उसको। तो ये सारे जो मैंने सीरियली आपको बताया, इस प्रकार अगर आप खेती में ये सारे नियमों का पालन करते हैं, आप 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से शुरुआत कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास 50 एकड़ तो कल से ही 50 एकड़ में कीजिए, आप कीजिए तो भी आप सफल होंगे। भरोसा नहीं है तो 3 महीने आप 5 एकड़ में, 7 एकड़ में, 10 एकड़ में कीजिए। आपको 3 महीने बाद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया और उसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट्स आए हैं। पौधों को बीमार होकर दवाई न दें, पौधों को कुछ ऐसा करें कि पौधा बीमार ही न हो। एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके किसी के प्रश्न रहेंगे तो बाद में पूछिए। अभी कोरोना काल चल रहा है, हम क्या पसंद करते हैं? मुझे कोरोना हो जाए, मैं हॉस्पिटल में जाऊं, लाखों रुपए खर्च हो और मैं वापस आऊं कि नहीं आऊं, भगवान जाने। या आप ऐसा चाहते हैं कि भाई मैं तो थोड़े मोड़े जो परहेज है वो कर लूंगा, लेकिन मैं बीमार नहीं होना चाहता। मुझे लगता है सारे लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे कि भाई मैं परहेज कर लूँगा, मैं मास्क पहन लूँगा, मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा मीठा खाना कम कर दूँगा, थोड़े व्यायाम, एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं काढ़ा वगैरह एक आध बार पी लूँगा, वैक्सीनेशन का समय आया तो ले लूँगा, लेकिन मैं बीमार नहीं होना चाहता। क्योंकि बीमार होने के बाद खर्चा बेशुमार है और ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर परहेज किया तो ज़िंदगी की भी गारंटी है और खर्चे के ऊपर भी नियंत्रण है। खेती के मामले में भी यही लागू होता है। अगर आपने सारा प्रिवेंशन पहले कर लिया तो आप अपने पौधे को बीमार ही मत होने दीजिए, तो न पौधा बीमार होगा और न उसके ऊपर इतनी महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। बावजूद इसके जीवित है वो, बीमार हो सकता है, हल्के फुल्के इलाज में भी ठीक हो जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो जो मैंने बताया बायोवॉल, नीम, सिलिका, इनके साथ भी किसी न किसी रासायनिक का हल्की मात्रा में और मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है अगर इमरजेंसी हो गई तो, अन्यथा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस सिस्टम का ग्रीन अर्थ ने 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी जो बनाई है, उसका अगर हम सिलसिलेवार 1 से 7 इन 7 बातों का अगर लगातार पालन करते हैं तो आप अच्छी खेती कर सकेंगे, भरपूर उत्पादन ले सकेंगे, अपनी ज़मीन को बहुत अच्छा बना सकेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे आप। मतलब आने वाली पीढ़ी आपको कम से कम याद करे कि भाई मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे पार्टनर ऐसे थे
उनकी वजह से ज़मीन आज ऐसी है कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, मैं तो खाली यहाँ से पेड़ों पे पैसे उगा रहा हूँ मैं तो ये ऐसा ज़मीन, ऐसी विरासत आप छोड़ कर जाएं, उसके लिए ग्रीन अर्थ हमेशा आपके साथ में है, हर कदम पर आपके सहयोग के लिए तैयार है। इतनी बात करके मैं आज का अपना वक्तव्य भी समाप्त करूंगा। आप में से किसी के जो भी प्रश्न होंगे तो आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चैट के अंदर में शायद कुछ प्रश्न आए हैं, यहाँ पर नहीं, प्रश्न नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, नाम बताइए। शाहिद खान। हाँ, शहीद खान, बोलिए। सर हम खेती करते हैं तो रासायनिक खेती अच्छी रहती है या जैविक खेती? हाँ, बहुत कठिन प्रश्न पूछा है आपने कि रासायनिक या खेती या जैविक खेती। खेती वो अच्छी है जो आपको ये कम दोनों में से खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट दे। बरोबर है सर। हाँ, दोनों में बेस्ट मैं बता रहा हूँ, बेस्ट तो आप तय करेंगे कि कौन सी आपको बेस्ट लगती है बाद में। खेती वो अच्छी है जो कम से कम खर्चे में और कम से कम तकलीफ में आपको अच्छा उत्पादन दे। राइट, बरोबर, राइट सर। अब इसमें जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज यूज करना, लेकिन उसकी मात्रा, उसका समय वो परफेक्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा डाल दी तो फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। हाँ बरोबर सर, अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया है, रबर हाँ हाँ, बोलिए। बताया था तो क्या ये स्प्रे कीजिए आप कराएंगा तो हमारी जो पराठी की मतलब जो फूल आते हैं ना, उसको वो फूल पूरे झड़ रहे हैं सर उसके। अब देखिए क्या होता है, आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इससे ग्रोथ बढ़ती है, बरोबर। ज्यादा डाल दूंगा तो ग्रोथ ज्यादा आ जाएगी, बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, बोतल पे क्या लिखा है हम कभी नहीं पढ़ते। नहीं, बोतल पे लिखा है कि 10 ml प्रति टंकी डालिए, बरोबर। तो हमको जब हम खरीदने जाते हैं तो कोई ना कोई हमको बोलता 10 नहीं, इसको 15 डालना। लिखा 10 है, हमको 15 बताया गया। अभी देखिए मेरे हाथ में एक चीज है, ये क्या है, ये रबर, ये रबर बैंड है, ठीक है। इसको मैं खींचूंगा तो बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन कितना खींचूंगा उसकी तो सीमा है कि नहीं है। एक ज्यादा खींचेंगे तो एक समय ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। वैसे ही अगर फसलों के अंदर हम बहुत ज्यादा केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या ग्रोथ प्रमोटर का यूज करेंगे तो वो प्लांट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और प्लांट रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। बरोबर। तो जमीन को सबसे पहले आप ठीक कीजिए, जैसे मैंने बोला। जमीन अगर स्वस्थ रहेगी तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। बरोबर, क्योंकि जमीन अगर भुसभुसी है तो उसमें रोग प्रतिशक्ता उसकी बढ़ जाती है, मतलब वो रोग से लड़ने के लिए नियंत्रण रखती है। बिल्कुल शहीद खान जी, ये बात सभी को मालूम है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसको अप्लाई नहीं बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं ना। उसको पता सबको है। हाँ जी, बताया उसको, अगर सबने अप्लाई किए तो सर 20% खर्चे में ही खेती होंगी, उत्पादन ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले साल हो सकता है कि आपका खर्चा उतना ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये खर्चा कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। सर आपने जो बताए थे ठीक है ना? तैयार सर एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि आपने जब बताया ना तब नेटवर्क नहीं था, मतलब आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। आपने जो बोले ना तैयार कैसा करना उसको। हाँ, एक तो जैसे मैंने बताया कि गोबर की 1 मीट्रिक टन खाद, यानी गोबर की खाद मतलब कंपोस्ट, बढ़िया से कंपोस्ट की हुई चाय पत्ती की तरह भुरभुरी ब्लैक रंग की खाद, क्योंकि गोबर के अंदर भरपूर मात्रा में और ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमस होता है। तो 1 मीट्रिक टन गोबर की खाद के लिए करीब 2 मीट्रिक टन गोबर चाहिए।
तो 1 हाँ, मीट्रिक टन की उसकी खत बनती है, 50% रहती है उसमें, 50% वो उड़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है गोबर में। अच्छा। और क्विक ब्रेक एक प्रोडक्ट मैंने बताया था, क्विक ब्रेक 100 ग्राम 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ में उसको 3-4 दिन तक एक्टिव करना, और 1 एकड़ में या तो फ्लड इरिगेशन पाट पानी से दे दीजिए, ड्रिप से दे दीजिए, स्प्रे कर दीजिए झाड़ों के ऊपर, जमीन पे स्प्रे कर, जैसे भी मर्जी जमीन में जाना चाहिए, और हर महीने कम से कम 1 बार जाना चाहिए। 200 लीटर टैंक में 1 किलो गुड़। 1 किलो गुड़, 100 ग्राम क्विक ब्रेक पाउडर। कौन था सर? क्विक क्विक ब्रेक। क्विक ब्रेक। हाँ, तो ये एक्टिव कर लीजिए 3 दिन तक। जी 72 सर। घंटा के बाद में उसको 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए, जड़ों में डाल दीजिए, ड्रिप से दे दीजिए, जैसे मर्जी सोयल में जाए, वो पत्तों पे जाए। जमीन में हर महीने 1 बार कम से कम डालिए, 2 बार डालेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 बार कम से कम डालिए। टोटल खर्चा करीब 100 रुपये आएगा आपका। सर ये जो पाउडर आपने बताया ये सर इधर मिल जाएगा दुकान पर, मतलब कुर्सी सेंटर पर मिलेगा है? वहाँ देखिए, अगर मिलेगा तो ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम महाराष्ट्र अकोला से। अकोला से? अकोला में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप नागपुर से भी मंगा सकते हैं। यहाँ से सारी फैसिलिटीज़ है, आपको ऑनलाइन सब मिल जाएगा। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। उधर से मंगाते हाँ फिर नागपुर। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको चैट के अंदर में नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास नंबर होगा भी तो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। जी सर, मैं कांटेक्ट करता हूँ उनसे। थैंक बिल्कुल यू सर। जी, धन्यवाद। मुकुल जी ने हैंड रेस कर रखा है अपना। मुकुल जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? जी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर मेरा एक सवाल था, ये जो अपना आरजाल प्रोडक्ट है। हाँ जी। मुकुल बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ मुकुल जी, बोलिए। सर अपना जो आरजाल प्रोडक्ट है ये नीम बेस्ड फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाल सकते हैं ना? हाँ मतलब हाँ, गोबर खाद, नीम का और थोड़ा बहुत ह्यूमिक एसिड के मेरे पास कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। बिल्कुल डाल अगर के, गोबर की खाद के साथ में मिला के डालेंगे तो बहुत ही फास्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जितने भी जैविक ये जो उत्पाद रहते हैं ना, जैसे माइकोराइजा है, एज़ोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, ये सारे, ये गोबर की खाद में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में कार्बन है, तो और ये जो जीवाणु है उनका भोजन है वो, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं वहाँ पर जाने के बाद में। गोबर की खाद तो नहीं बोल सकते, कंपोस्ट है ना, मतलब जैसे अपन ने जैसे क्विक ब्रेक डाल के वो सब। हाँ हाँ, गोबर की खाद हो, है। पत्तों की कंपोस्ट हो, फार्म यार्ड मैनर हो, कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी चलेगा। तो उसमें उसमें अगर ये नीम के तो साथ कर सकते डाला हैं। तो चलेगा ना? माइक्रोराइजा का कोई तकलीफ कोई नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जी जी जी। कौन नेक्स्ट? कौन पूछना चाहता है अपना प्रश्न? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। या तो कोई हैंड रेस कर दो तो मैं आपका नाम लेके पूछ लूं, हाँ, या कोई फिर अगर आप अपने कोई अनुभव अनुभव भी शेयर करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। सर मेरा और एक सवाल था। हाँ बोलिए। ये जैसे मुझे सूडोमोनास और ये सब इस्तेमाल करना है, तो ये माइक्रोराइजा लगाने के डालने के कितने दिन बाद डालना करना चाहिए? देखिए, मतलब जमीन में आरजाल। आप एक के बाद एक आप कभी भी कुछ भी यूज करते जाइए। ये सारे जीवाणु जमीन में सहजीवी हैं ये, अच्छा। और ये आपस में जमीन में जाने के बाद इनका कोई झगड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के सहयोग से ये बड़े होते हैं। बाहर में अगर रहे तो इनको मिलाया तो कुछ में आपस में तालमेल नहीं बैठता तो एक दूसरे को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जाने के बाद ये सब बहुत मजे से एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ओके, मतलब मैं आरजाल अभी जैसे डालता हूँ, मैं भी जब पौधा हाँ लगा रहा हूँ, आरजाल हाँ, डालूं और साथों साथ अगर इसका ड्रेंचिंग करता हूँ कोई कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का, तो चलेगा क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये सारे, वैसे ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है दूसरे, लेकिन ये हार्मफुल फंगस के ऊपर अटैक करता है, ये ओके फ्रेंडली फंगस के ऊपर अटैक नहीं करता है। ओके 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 हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, चलो, थैंक यू सर। जी जी।
और किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रदीप जी, अभी हमारे नेटवर्क पे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर हम उन्हीं से ले लेते हैं। एक ठीक है। जो काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था वो ये था कि अब जो है खेत की तैयारी का टाइम आ रहा है, तो हाँ किस जी, किन हाँ। बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने जो टॉपिक लिया है वो भी अभी क्या होगा, वो मिट्टी का सॉइल ट्रीटमेंट ही करेंगे बेसिकली। बिल्कुल। तो अभी जो आने वाली जो फसलें, जैसे गेहूं लगने वाला है, चना लगने वाला है, या आलू लगेगा, या बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स लगाएंगे, पम्पकिन लगेगा, बहुत सारी सब्जियां अभी लगने वाली है। फील्ड क्रॉप में मेनली अभी चना, गेहूं, सरसों, ये मेनली लगेगा। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया कि भाई खेत की तैयारी जनरली अपने यहाँ पर क्या होता है कि लोग बारिश के पहले वाली खेती में सारे गोबर वोबर की खाद वगैरह डालने की परंपरा है ज़्यादा। लेकिन अभी आगे अभी अगर आपके पास में समय है तो उसको पहले कंपोस्ट करिए, क्योंकि इतने दिनों से जो गोबर आपने इकट्ठा कर रखा है उसके अंदर में 3 महीना 4 महीना पुराना गोबर भी है, और कल का भी है, और आज का भी है। ये जब सारा अभी आप खेत में डालेंगे तो ये हाफ कुक्ड है, ये आधा पका हुआ भोजन अगर आप किसी को खिलाएंगे या खुद खाएंगे तो पेट दुखेगा, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होगा। इसलिए इसको पहले पका लीजिए बाहर, और इसकी जो मीथेन गैस है वो रिलीज होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि क्विक ब्रेक के साथ में उसको ट्रीट करके आप 15 दिन 20 दिन रख दीजिए, उसकी गर्मी निकलने दीजिए, एक बार टर्निंग कर दीजिए, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो 1 महीने बाद, यानी अगर आज से प्रक्रिया चालू करते हैं तो नवंबर फर्स्ट वीक में आप उसको खेत में कर सकते हैं। तो ये करके आप उसके अंदर सारे जो जीवाणु जो मैंने बताए हैं, जिसमें रूट जाल है, अजैटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सारे मिक्स करके आप खेत में डालें, बुआई करें, और फिर देखें फसल इस बार कैसे आती है। डीएपी, यूरिया बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि इनके बिना हो नहीं सकता है तो उसकी मात्रा एकदम कम कर दें। यूरिया की मात्रा एकदम कम करें, 10 किलो 15 किलो से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि डीएपी जो डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी 18% यूरिया नाइट्रोजन पहले से ही है, तो दोनों को साथ में कभी ना डालें। तो आप देखेंगे क्या कि आपकी जो खेती है उसका स्वभाव, उसका चरित्र बदल रहा है, आक्रमण कम हो रहे हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ग्रोथ थोड़ी स्लो जा रही है, बाकी लोगों की तो 2 फुट हो गई, मेरी तो अभी 1.25 फुट पे ही है, लेकिन वो 2 फुट पे जाके रुकेगी, और आपकी फसल जब 1.25 फुट से शुरू होगी तो वो 2 फुट से और 6 इंच ऊपर 2.5 फुट तक जाएगी वो। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत न रहें, समय पर सही ग्रोथ अपने आप ले लेगा पौधा। जी प्रदीप जी। हाँ जी। अनुराग जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे ना? जी हेलो। हाँ जी, बोलिए अनुराग जी। अ, जी नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं सब्जी की खेती करता हूँ, और जी। पूरे वर्ष करता हूँ सब्जी की खेती, और हाँ ज़्यादा हाँ। मात्रा में करता हूँ, जैसे कि भिंडी, लौकी, करेला, जी। खीरा वगैरह। हाँ हाँ। तो सब्जी वर्गीय फसलों में क्या होता है कि कभी कभी फल फूल की समस्या आ जाती है। जैसे प्लांट का ग्रोथ ठीक रहता है लेकिन फल फूल नहीं आ पाता उतने अच्छे तरीके से, प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मीन्स किस तरीके से करना चाहिए ताकि स्टार्टिंग पीरियड से ही फल फूल अच्छे तरीके से आए पौधे में, ठीक है, और अच्छा प्रोडक्शन बना ले। देखिए, अगर रासायनिक खादों की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है शुरू में, तो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पौधा एकदम से बहुत लंबा हो जाता है, 2.5 फुट होना चाहिए तो 3.5-4 फीट तक चला जाता है। जब वो इतना बड़ा आकार ले लेता है तो उसको पहले तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसका जो साइकिल पीरियड है, जो उसका फूल देने की प्रक्रिया, वो लेट हो जाती है। तो ऐसे समय में नाइट्रोजन वाले जितने भी फर्टिलाइजर है, यूरिया है, डीएपी है, दूसरे जो नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट हैं, उनको तो एकदम बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अगर पौधा बहुत ज़्यादा बढ़वार ले ली है उसने, तो ऊपर से पौधों को छाट देना चाहिए। जैसे ही आपने ऊपर से पौधों को छाट दिया, हालांकि मुश्किल काम है कि भाई 1 एकड़ में मैंने 5,000 पौधे लगाए हैं टमाटर के, तो 5,000 पौधों के तो कम से कम एक में 4-4 डालियाँ, 5-5 डालियाँ हैं, तो कितनी जगह से तोड़ूं?
लेकिन अगर आपको फसल लेनी है तो करना पड़ेगा, आप उसको ऊपर से पिंच करवा दीजिए। तो आप देखेंगे कि क्या कि जहां से एक जगह से पिंच किया तो पौधा उस समय डोरमेंसी में जाता है, उसका रुक जाता है वो, और वो ग्रोथ करना बंद कर देता है और बाद में एकदम से फुटाव आता है उसमें। या फिर फूल निकालने के लिए कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, ग्रीन ब्लूम नाम का एक हमारा प्रोडक्ट है, जिसको आपने अगर छिड़काव कर दिया तो वो फूलों की मात्रा को बढ़ा देगा और फूलों के अंदर फल सेटिंग करने में मदद करेगा, पॉलिनेशन करने में मदद करेगा। ये जो मैंने बताया जो तोड़ने काटने वाली प्रक्रिया है, ये अगर आप साधारण रूप से भी पौधा जब, जैसे मान लीजिए कि 6 महीने की फसल है तो 6 में 5 का भाग दीजिए, 6 महीना यानी 180 दिन, 180 में 5 का अगर भाग देंगे तो लगभग 35 आएगा। तो 35 दिन का जब पौधा होता है तो ऊपर से उसको तोड़ दीजिए, 1 इंच ऊपर का जहां से ग्रोथ आ रहा है, अगर एक डाली है तो एक तोड़ दीजिए, 2-3 है तो दोनों तीनों को तोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि यहां से पौधा मल्टीप्लाई होगा। अभी 3 डालियां थी उसकी और 3 डालियों को आपने तोड़ दिया तो ये 3 डालियों के थोड़े दिनों बाद 9 या 12 डालियां बन जाएगी। तो जो पौधा ऐसा दिख रहा था वो ऐसा दिखेगा। तो आप देखेंगे कि उसमें इतने ज़्यादा फूल आएंगे, इतने ज़्यादा फल आएंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है पौधों को ऊपर से तोड़ने का। जैसे इस बार जिन्होंने अभी अरहर तुअर लगा रखी होगी, वो अगर पौधों को एक बार 35-40 दिन पे और दूसरी बार फिर 70-75 दिन पे 2 बार इस प्रकार अगर तोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो पौधा है ना, एकदम 4 महीने का पौधा ऐसा लगेगा जैसे 5 साल का संतरे का पेड़ हो। इतनी बढ़िया ग्रोथ लेता है और उसमें इतने ज़्यादा भरपूर फलियां लगेगी कि आपको भरोसा नहीं होगा। तो नाइट्रोजन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। फूल वगैरह जब आते हैं उस समय ग्रोथ वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, ग्रोथ प्रमोटर जिनसे बढ़ोतरी होती है, उनको रोक लीजिए। और ऐसे समय में पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है पौधों को। सूक्ष्म पोषक तत्व, बोरोन, जिंक, मैंगनीज, फेरस, कॉपर, इन सब की ज़रूरत होती है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, मिक्स आते हैं, वो 6, उनका छिड़काव कीजिए। जी। और जैसे अभी देखा जाए तो सब्जी वर्गीय फसलों में 2G और 3G तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही बताया मैंने अभी, जो 2G 3G जो है ना, वही कटिंग करना, मतलब वही तकनीक है। हाँ, तो और ये सभी फसलों में कर सकते हैं आप। इवन मूंग लगाया है तो उसमें भी कर सकते हैं, चना लगाया तो उसमें भी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। उदय जी ने हैंड रेस किया अपना। उदय जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार उदय जी। सर, मैं प्रयागराज से हूँ, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जी जी। मेरा सवाल ये है सर कि मैं रासायनिक खेती करता हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरे यहाँ हाँ। अनाज का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है सब्जी की तुलना में। तो मेरा ये सवाल था कि हम लोग 100% या मेनली केमिकल फर्टिलाइजर्स पर या फिर रासायनिक कीटनाशकों पर या रासायनिक खरपतवार नाशियों पर निर्भर हैं। तो हमें पता है कि जैविक खेती बेहतर है रासायनिक खेती से, लेकिन क्या रासायनिक खेती से अचानक से जैविक खेती पर स्विच करना हमारे लिए कितना बेहतर है, या हम क्या उपाय है इसमें हम रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करें और हमारे उत्पादन पर भी कोई असर ना पड़े? उदय जी, मैंने पूरे 1 घंटे में कभी भी जैविक खेती करना ऐसा बोला है? नहीं बोला ना। तो मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं और आपको बदलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला ना। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ, अभी बस ये, हाँ, नहीं, वो अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सही है, अभी पहले मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैंने जैविक करना है ऐसा एक बार भी नहीं बोला। मैंने खाली ये बोला कि ज़मीन को कैसे ठीक करना है, और मैंने ये भी बोला है कि रासायनिक का प्रयोग आप नियंत्रित मात्रा में करें, और केवल रासायनिक से नहीं होगा। मुझे बताइए कि आप 2 टाइम तो हम भरपूर भोजन करते हैं, दोपहर और रात में, और एक बार हम भरपूर पेट भर के नाश्ता करते हैं और शाम को हम कुछ चाय वाय पीते हैं या
कभी एक आध दो बिस्किट खा लिया, ये हमारी दिनचर्या रहती है ना। उदय जी सुन रहे हैं ना आप? जी सर जी। हेलो, हाँ उदय जी, हाँ हाँ, आप बोलते रहिए तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे जी सुन हैं। रहे थे। तो अभी मान लीजिए कि आपको लगातार सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम दाल चावल और कद्दू की सब्जी, दाल चावल कद्दू की सब्जी, दाल चावल कद्दू की सब्जी खिलाई, तो कैसा रहेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल रहे हैं। जब हम रासायनिक पे आते हैं तो बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है हमारे पास में। 3 मेन आइटम हो गए जो प्राइमरी है, डीएपी, यूरिया, पोटाश, जी बराबर है ना। जी और इन्हीं का भरपूर हम करते हैं, हर सीजन में करते हैं, हर फसल में करते हैं, और 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, ठीक है ना। जी सर। अब लगातार जब ये रासायनिक खाद जमीन के अंदर जा रही है तो वहां पर जाकर इसका कितना प्रतिशत क्रॉप यूटिलाइज कर रही है, कितना प्रतिशत क्रॉप इसको ग्रहण कर रही है, आपको पता नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जितना रासायनिक खाद की मात्रा हम जमीन में उपयोग करते हैं उसका 25-30% ही पौधा ले पाता है। तो बाकी जो 60-70-75% है वो कहाँ गया? जमीन में ही पड़ा है ना। जी सर। तो जमीन सख्त हो गई, उसकी वजह से जमीन जब सख्त हो गई तो जड़ें अंदर नहीं जा पा रही हैं, जड़ें न अंदर जा रही है, पानी दिया तो पानी ऊपर से बह के चला गया, क्योंकि जमीन इतनी सख्त कॉम्पैक्ट है कि पानी अंदर रिस नहीं रहा है उसमें, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से जीवाणुओं की संख्या भी घट गई, जड़ें भी छोटी रह गई। एक समय था जब पौधे को, अगर छोटा सा पौधा है तो उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा के उखाड़ना पड़ता था। आज तो बड़े बड़े पौधों को ऐसे ही उखाड़ देते हैं हम, ऐसे ही उखड़ जाते हैं। तो जमीन का, और क्या कहते हैं, जिसको हम पोली जमीन चाहिए, सछिद्र जमीन चाहिए, पोरस जमीन चाहिए, और पोरसिटी लाने के लिए आपको कार्बन की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक कार्बन, और वो आता है गोबर की खाद से, पत्तों की खाद से, खेत में से जो अवशेष निकला है उससे। तो अगर वो साथ में अगर आप यूज करेंगे जमीन में, जैसा मैंने कहा, इस बार आप कीजिए 1 एकड़ 2 एकड़ में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद बनाकर डालिए, रासायनिक खाद को कम कर दीजिए। जी सर। 50% कम कीजिए, 40% कम कीजिए, 60% जितनी आपको भरोसा होता है उतनी कम कर दीजिए। और जो मैंने बोला है, जैसे अजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम है, और जो अपना वैम है, ये जमीन में डालिए। और ऊपर से जो आपको बताया बायोवॉल, उसका छिड़काव कीजिए आप। और फिर आप देखिए कि आपके यहाँ बीमारियाँ कितनी आई, आपके यहाँ ग्रोथ कैसी चल रही है, आपके यहाँ फसल की क्वालिटी कैसी आई और क्वांटिटी कैसी आई। आपकी फसल, अगर आप गेहूं 20 क्विंटल ले रहे हैं तो 19 क्विंटल नहीं होगा। आपके यहाँ पर अगर आप 4 छिड़काव कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा छिड़काव आपको नहीं करने पड़ेंगे। क्वालिटी आपकी अगर बी और सी आ रही है तो ए या A+ आएगी। पानी अगर आपको 7 बार देना पड़ रहा है तो पानी 6 बार या 5 ही बार देना पड़ेगा। बहुत सारा परिवर्तन आप देख सकेंगे पहले सीजन में, दूसरे सीजन में, तीसरे सीजन में आके धीरे 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 इसी प्रयोग को आगे बड़ी खेती में आप बदलते जाइए। और धीरे 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 जो आवश्यक आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी डालनी आवश्यक है उतनी ही डालिए, अनावश्यक मत डालिए। जो आप डाल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ जा रही है, ठीक है ना। हाँ जी। मैंने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये खर्च किए, तो खर्च कहाँ किए ये तो हिसाब मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये जमीन में मैंने 50 किलो अगर कुछ रासायनिक खाद डाली तो 50 किलो गई कहाँ भाई वो। पहले हम 50 डालते थे तो भी इतना ही उत्पादन होता था, अब 100 डाल रहे हैं तो भी इतना ही उत्पादन हो रहा है। तो खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब है कि जो हम डाल रहे हैं उसको पौधा ले नहीं रहा है। तो हमको पौधा कैसे लेगा वो मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, वो विधि हमको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक। तो आप जो कर रहे हैं
उसी को थोड़ा सा बदल के हम करेंगे, दोनों का मेल करके, तो आप देखेंगे कि उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा, लागत भी वहीं रहेगी, जमीन सुधरती जाएगी और प्रोडक्शन भी पहले कुछ समय तक समान रहेगा और बाद में वो भी बढ़ने लगेगा। और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी तो तीसरे चौथे पांचवें बार में, जैसे अभी एक फसल लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी, चौथी, तो चौथी फसल में आप देखेंगे कि यार 20% उत्पादन बढ़ गया लेकिन लागत तो नहीं बढ़ी, तो 20% का फायदा हो गया ना। और 6 महीने बाद आप देखेंगे कि इस साल तो लागत भी 20% कम हुई और फायदा भी 20% ज़्यादा हुआ है, तो 40% का फर्क पड़ गया। तो ये फर्क आपको दूसरी फसल में पहली फसल में ही दिखने लगेगा। जी धन्यवाद जी। दो लोगों ने हाथ उठा रखा है, हाँ गोविंद जी और प्रियंका जी। हाँ जी। तो गोविंद जी आप पूछो, पहले क्या जानना है आपको? जी सर मेरा सवाल, नमस्ते सर। नमस्ते गोविंद जी। सर एक सवाल है सर मेरा, जी। जो खीरा का जो फल होता है जो आते हैं इसमें, हाँ सर वो हाँ। टेढ़ा होने लगता है, ऊपर की तरफ तो पतला पतला रहेगा, नीचे की तरफ उसकी मोटाई बढ़ने लगती है, मतलब टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, पतला रह जाता है नीचे से। पौधा दो एकदम दो स्वस्थ रहना हाँ हाँ, दो वजह उसकी होती है। एक तो जो फल मक्खी आती है, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी आती है, वो जब उसको छेद करती है, डंक मार देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब पौधा फूल आता है तो पीले रंग के फूल आते हैं छोटे छोटे, और जब छोटा खीरा लगता है तो मक्खी आकर उसको पंच करती है, क्योंकि पीले रंग को मक्खियां आकर्षित करती है। तो एक तो ये वजह रहती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं फ्रूट फ्लाई तो नहीं है, हमने तो सब व्यवस्था की हुई है, वो क्या बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप लगाए हुए हैं हमने, वो कामगंध जो ट्रैप रहता है वो लगाया हुआ है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नीचे जड़ों के अंदर में निमेटोड, जिसको सूत्रकृमि कहते हैं। निमेटोड क्या रहता है, जड़ों में गांठें बनती है। जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं, ककड़ी खीरा है, करेला है, उसके बाद में लौकी है, कद्दू है, खरबूजा है, तरबूज है, परवल है, टिंडा है, ये जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं, इनकी जड़ों के अंदर में एक बीमारी आती है जिसका नाम है निमेटोड। जड़ों में गांठें बनती है और उन गांठों के अंदर में अगर उसको फोड़ेंगे तो वहां पर एक ऐसा लसलसा पदार्थ रहता है, बदबू भी आती है, और माइक्रोस्कोप में अगर उसको देखेंगे तो वहां पर एक पानी के रंग का एक छोटा सा कीड़ा ऐसे हिलता रहता है वहां पर। तो ये क्या करता है, जमीन से आने वाले पोषक तत्वों को वहीं पर रोक के खाने लगता है। तो ऊपर से पौधा बहुत स्वस्थ दिखता है, लेकिन जब इसमें भरपूर फल लगते हैं उस समय या तो फल टेढ़े रहते हैं या छोटे रह जाते हैं, और जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो अचानक से पूरा पौधा एक दिन सूख जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हो गया, अभी तक तो 3 दिन पहले इतना स्वस्थ था, इतने फल लगे थे, अचानक से पौधा सारे पत्ते सूख गए। क्योंकि जब वो सारा नीचे फैल जाता है तो सारे कनेक्शंस बंद कर देता है वो। तो ये 2 समस्या में से एक समस्या हो सकती है कि या तो फल मक्खी ने आके वहां डंक मारा है, और या जमीन के अंदर में ये निमेटोड हो सकता है। ये 2 में से एक समस्या होनी चाहिए। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी ये समस्या होती है, फल का फट जाना, तड़क जाना, छोटा रह जाना। तो ये आप देखिए, तो एक पौधे की जड़ को खोद कर देखिए कि वहाँ पर किसी प्रकार की गांठें तो नहीं है। जड़ें खोदिए, थोड़ी जड़ें निकालिए, पानी में धोइए, या तो गांठें बड़ी होगी तो दिख जाएगी, नहीं तो ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रस्सी में गांठ बांध देते हैं, वैसा महसूस होगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप उसका फिर निमेटोड है उसका इलाज करना पड़ेगा। जी प्रियंका जी, आपने हाथ खड़ा कर रखा है काफी देर से, क्या प्रश्न है आपका? जी सर नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी नमस्ते। अभी फिलहाल पिछले वीक महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई, बहुत भारी बारिश हुई, बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ, क्योंकि सोयाबीन, कपास जैसे अभी कटाई के लिए आई थी तो उन सबका नुकसान हुआ। लेकिन अभी हम इससे जमीन को कैसे ठीक करें, क्योंकि आगे जाके हमें गेहूं भी लगाना है, तो इसके लिए हम जमीन की तैयारी कैसे करें? जी
देखिए, ये जो सोयाबीन का जो नुकसान हुआ है तो भरपूर महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भा में, मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, सभी तरफ सभी फसलों को नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। स्पेशली सितंबर में इतनी बारिश कभी नहीं होती है, पिछले 27 सालों में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। दो तरह से इस नुकसान के बीच भी बहुत से किसान ऐसे हैं, आप एग्रो-वन में मैं फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ, या कुछ मैं और शेतकरी बंधुओं से जुड़ा हुआ हूँ, कि जिन्होंने बेड के ऊपर पट्टा पद्धति से फसल लगाई, उनकी काफ़ी लोगों की फसलें ठीक है अभी भी, उनको टोटल लॉस नहीं हुआ है। अभी आने वाले समय में तैयारी कैसे करनी है भाई? एक तो खेत की जो भी आप आड़ी और खड़ी जो जुताई करते हैं, प्लाउइंग कहते हैं, जो भी आप करना है वो तो आपको करना ही है। गेहूं लगाते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि गेहूं को बहुत ज़्यादा डेंस नहीं लगाएं। देखिए, गेहूं एक ग्रास यानी घास वर्गीय फसल है। आपको पता है कि गेहूं में हम 50 किलो 40 किलो बीज लेते हैं। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले ये 25 किलो था, उसके पहले 15 किलो था। मैंने 15 से 20 किलो गेहूं प्रति एकड़ लगाते हुए देखा हुआ है। आज वो 50 किलो पे आ गए, कुछ कुछ एरिया में 100 किलो तक लगाने लग गए। खेत की तैयारी करते समय आप जैसे सीड ड्रिल से अगर आप जुताई कर रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, तो एक सीड ड्रिल जाने के बाद में आप एक गैप छोड़िए 2 फीट का, और फिर दूसरा सीड ड्रिल लीजिए, कंटिन्यूएशन में मत लीजिए। दूसरी बात, सीड की रेट थोड़ी कम कीजिए। अगर 50 किलो आपके एरिया में लेते हैं तो 40 किलो लीजिए उसको, और सीड को आप ट्रीटमेंट कीजिए। NPK जो जैविक NPK आता है उससे ट्रीटमेंट कीजिए। सीड के साथ में 3-4 किलो आप माइकोराइजा आरजाल उसको डालिए, सीड ड्रिल के साथ में डालिए, उससे बुआई कीजिए। तैयारी में खेत में आप कंपोस्ट अवश्य डालिए। 1 ट्रॉली कंपोस्ट कम से कम 1 एकड़ में डालिए, और उसको पूरे खेत में न डाल के जितने दूर में आप बुआई करेंगे, जो खाली जगह छोड़ रहे हैं उसमें मत डालिए। अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम आप बना सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। खाली ज़मीन को वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आप सीड ड्रिल चला रहे हैं केवल उतने दूर में फर्टिलाइज़र डालिए, वो कंपोस्ट डालिए आप। और साथ में जैसे मैंने बताया NPK, बायोलॉजिकल NPK और आरजाल यानी माइकोराइजा, ये डालिए आप, तो आपकी फसल भी अच्छी आएगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन होगा। थोड़ा बहुत पुराना जो नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर सकेंगे। जी सर। आप कितनी एकड़ में गेहूं लगाते हैं? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। अभी मैं आपसे एक बार एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। इस बार आप 2 गुंठा में, 2 एकड़ में से 2 गुंठा मतलब बहुत कम हो गया ना, यानी 2 एकड़ में करीब 85 गुंठा होता है ना, 88-85 गुंठा है। उसमें केवल 2 गुंठा में आप 1 फुट बाई 1 फुट पर 1 सीड टोकन पद्धति से लगाइए। अच्छा, समझ गए ना आप? हाँ सर। 1 बाई 1 फुट पर 1 बीज गेहूं का, 1 दाना, केवल 2000 दाने लगाइए 2 गुंठा में, और उसकी आप स्टडी कीजिए। ठीक है। आप फिर देखिए कि आपको क्या उसके अंदर चमत्कार दिखता है। अभी जब हम गेहूं लगा रहे हैं तो एक सीड से एक ही सूट निकलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलते होंगे, है ना। लेकिन आप ये जो सिंगल सीड लगाएंगे 1 फीट बाई 1 फीट पर, इसमें आप देखेंगे कि एक एक में 10, 12, 15, 20 फुटवे यानी शूट्स निकलेंगे। हिंदी में कल्ले बोलते हैं उसको, यूपी में उधर में कल्ले बोलते हैं, अपने यहाँ पर फुटवे बोलते हैं, शूट्स बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बीमारियां नहीं आएगी, उसकी हाइट आपके नॉर्मल गेहूं से कम 6, 8, 10 इंच ज़्यादा रहेगी, और उसका कुछ अलग ही रंग ढंग रहेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट इस बार ज़रूर कीजिए, और करने के बाद उसके फोटोग्राफ्स, उसके जो भी अनुभव है वो शेयर कीजिए। जी जरूर सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू। स्वाति जी।
जी स्वाति जी, अनम्यूट आपने कीजिए, स्वाति जी अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं तो कीजिए उनको। 1 मिनट में नेटवर्क इश्यू है, शायद डिस्कनेक्ट हो। शायद कोई और है नेटवर्क जिन्हें इशू अपना है। क्वेश्चन पूछना है? प्रदीप जी, बहुत से जो हमारे किसान भाई हैं वो ये भी जानना चाह रहे थे, अभी जैसे खेत की तैयारी का टाइम है जो आप बता रहे हो विश्व, तो सबसे पहले वो मिट्टी की जांच करवाएंगे अपनी। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो सरकारी सेंटर होते हैं मिट्टी की जांच कराने में वो तो बहुत ही सस्ते होते हैं, और प्राइवेट सेंटर होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसमें भी डिफरेंस होता है क्या? मतलब जैसे एक हल्की सी कंट्रोवर्शियल बात बोल सकते हैं इसको, लेकिन वो देखिए, जानना चाहते हैं बिल्कुल कि सही है। वो बहुत ही विचित्र रिपोर्ट रहती है, उसके बारे में कुछ भी कमेंट्स करना सही नहीं है सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, अभी जैसे जहाँ जहाँ पर अभी जैसे इफ़को वाले हैं या इस तरह के जो एजेंसियाँ हैं, इनके ये लोग भी रिपोर्ट निकालते हैं। जी, तो तो वहाँ जाना बेहतर होगा वहाँ जाना चाहिए। हाँ, वो उनके चार्जेस भी कम रहते हैं और वो सही रिपोर्ट भी रहती है। क्योंकि प्राइवेट वाले एजेंसी है उसमें तो काफ़ी महंगा रहता है। वो एनपी के कितना है ये निकालने के कुछ 1200-1500 रुपये लगते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आपके पास अगर 10 एकड़ है तो आप ये मान लो कि भाई 150 रुपये एकड़ का खर्चा आया, क्योंकि 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में कोई 3-4 तरह की ज़मीन तो है नहीं। तो आपने जो ज़्यादा जगह है, मान लीजिए 10 एकड़ में से 8 एकड़ एक जैसी जगह है, उसी में से 5 कोने से 4 कोने और बीच में से मिट्टी लेके 9-10 इंच नीचे की मिट्टी लेके उसको मिक्स करके उसके 4 टुकड़े करना, फिर मिक्स करना, और उसमें से एक आधा किलो पाव भर का सैंपल देके और 1000-1200-1500 रुपया खर्च करना चाहिए। ये 3 साल में एक बार भी किया तो चलेगा। जी जी। तो ये अवश्य करना चाहिए एक आध बार। मुकुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुकुल जी, हेलो। हाँ मुकुल जी बोलिए। हाँ सर, नागपुर में सर कहाँ होता है ये? आप जो इफ्को की बात कर रहे हो, इफ़को का यहाँ कुछ है कि नहीं मुझे भी जानकारी नहीं है। वैसे यहाँ या पर एक कोई दो रिलायबल मतलब हाँ, जिसको रिलायबल लैब ही है एक, एनाकॉन कौन सा लैब है? भी है, एक रिलायबल है, 2 है यहाँ पर। कौन सी है तो सर, यहाँ पर बताइए। है एक तो जैतड़ा में है और एक धर्मपेठ में है। जयताला में? जैताला में है एक, हाँ हाँ, एनाकॉन लैब है एक। एनाकॉन। हाँ, आप इस पर गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ओके। हाँ और दूसरा? और एक धर्मपेठ पे है। धर्मपेठ एकदम चौक के ऊपर राइट साइड में जो बड़ी बिल्डिंग है ना वहाँ पर है, जहाँ नीचे ये फल वाले बैठते हैं उस बिल्डिंग में भी अच्छा है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वहाँ पर शायद वो क्या नाम है, रिलायबल या तो दूसरा कुछ एक और नाम है। 2-3 लैब है नागपुर में। ओके तो कुछ ओके, हाँ 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, आज मेरे ख्याल से अब समाप्त करना चाहिए। सभी लोगों हाँ के जी, लगभग बहुत ही प्रश्न आ गए हैं। अच्छा सेशन रहा हमारा। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमें पहले सवाल भेजे थे कई सारे, वो तो प्रदीप जी ने शुरुआत में ही जवाब दे दिया था, और काफी लोगों ने लाइव आके भी हमसे सवाल किए। तो इस तरह के सेशंस हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जी अभी एक नई तरह की पहल थी हमारी ये, तो मतलब कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा लोग जुड़े हमसे। तो जितने भी भाई आज जुड़े थे मैं उन सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप जी को मैं थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला, बहुत ही कीमती समय है इनका, बहुत हम इनके पीछे पड़े रहे तब जाके इन्होंने आज के लिए हमारे लिए टाइम निकाला था सब। तो इस तरह से हम आगे के सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। प्रदीप जी, अगर आपको कुछ क्लोजिंग में कहना है तो आप बिल्कुल कहें। बस आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, फिर मिलेंगे जल्दी से। ठीक है प्रदीप, चलिए, थैंक यू चलिए, एवरीवन। नमस्कार सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।